हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फार्मर प्रैक्टिस सेट 68 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर का विजिट कर सकते हो, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके, जीएस, हिंदी एवं इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि पहले यानी भारत में एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जिसका कि एक अपना संविधान चलता था, और वहाँ पर क्या कहते 370 जो ये धारा लागू था, ये अभी जो हटा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि ये कब हटा दिया गया, ये डेट भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संविधान से जो है धारा जो अनुच्छेद जो यह संबंधित जो था जम्मू कश्मीर में, इसको क्या किया हटा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें भारत में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। क्वेश्चन सिर्फ पूछने का ट्रेंड बदल देता है और क्वेश्चन सभी क्या रहता है कि उसी प्रकार का रहता है, तो इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का क्या करता है कि ट्रेंड बदल देता है, वही क्वेश्चन को पूछता है फिर से उल्टा पुल्टा के। तो यहाँ पर 2 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा गया है, ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार जो है, व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको मेगा कार्ट के नाम से जानते हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मेगा कार्ट के नाम से जानते हैं व्यक्ति का जो मूल अधिकार है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बीबीआई क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बेहोश करने में किया जाता है, चिकित्सक के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए कि CH3Cl3 होता है, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 4 नंबर में, सेडेराइड किसका अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए सेडेराइड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेडेराइड का जो आपका अयस्क होता है, ये आयरन का आपका अयस्क होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आयरन का अयस्क होता है। और आयरन का कौन कौन सा अयस्क होता है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइड होता है। तो यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है कि सेडेराइड किसका अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा है, तो याद रखिए कि आयरन का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो जागो ग्राहक जागो, ये सरकार का नारा है उपभोक्ता बचाओ के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको पूछे जा रहे हैं 7 परीक्षणों का माध्य 18 है एवं एक और परीक्षण को शामिल किया गया और नया माध्य 18.5 हो जाता है। तो 8वां परीक्षण क्या है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि 7 परीक्षणों का अगर माध्य यहाँ पर 18 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग योग निकाल लेते हैं। इसका योग निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जो एक परीक्षण को शामिल करने के बाद जो माध्य निकलेगा उसका योग निकाल लो। चूंकि 7 परीक्षण का पहले आपको माध्य दिया हुआ है, उसके बाद एक परीक्षण जब इसमें शामिल किया तो इसमें 8 परीक्षण हो गया टोटल, और 8 का कुल योग निकाल लेंगे, उसके बाद 7 का कुल योग निकाल लेंगे। तो 8 वाला में अगर हम 7 को घटा देंगे तो एक परीक्षण आपका बचेगा, क्योंकि 8 में जब 7 को घटाएंगे तो कैसे एक बच जाता है आपका। तो उसी प्रकार से एक जो परीक्षण बचता है वो आपका निकल जाएगा कौन सा आपका परीक्षण है। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 परीक्षणों का माध्य कितना है, तो ये आपको 18 दिया हुआ है। और आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है कि जैसे कि आप
और एवरेज को निकालते हैं, उसी प्रकार से ये माध्य भी निकाला जाता है। और माध्य में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर किया हो x1 और उसके बाद प्लस x2 अगर कर दिए तो यहाँ बटे 2 से भाग करते हैं, और इसका मान लेते हैं कि माध्य आपका 4 आया हुआ है, तो इन दोनों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 4 दूना 8। तो x1 प्लस यहाँ पर आपका x2 बराबर कितना हो जाता है, दिया आपका कितना हो जाता है, दिया आपका 8 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका योग निकालना, जिस प्रकार से यहाँ अभी योग निकला उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो योग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और गुना कितना करना है आपको, 18 करना है। तो 7 और गुना अगर हम लोग 18 करते तो ये कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। तो 126 ये कितना परीक्षण का निकला है, तो याद रखिए ये 7 परीक्षण का निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, एक परीक्षण को और शामिल कर दिया। तो एक परीक्षण को जब शामिल कर दिया तो टोटल कितना परीक्षण हो गया, 8 परीक्षण हो गया। और 8 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 18.5 इसका एवरेज दिया हुआ है, यानी माध्य दिया हुआ, सॉरी माध्य दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे कि माध्य को अगर हम लोग गुना कर देंगे इसके टोटल परीक्षण से तो कुल कितना योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 18.5 गुना 8 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 148 आ जाएगा। और 148 में क्या करेंगे, 126 को माइनस कर देंगे तो 8वां परीक्षण यानी एक जो परीक्षण को ऐड किया गया है ये कौन सा परीक्षण है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो 148 में चलिए हम 126 को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि 22 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसका मतलब है कि ये लंबाई गुना आपको चौड़ाई करके दिया हुआ होगा, दिया है 150, ये 150 दिया हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसका परिमाप जो दिया हुआ है, तो परिमाप देखिए कितना दिया। तो परिमाप क्या होता है, तो एल इंटू बी इंटू एल प्लस बी बराबर आपका कितना दिया हुआ, दिया आपका 50 दिया हुआ है। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करने के बाद ये आपका बच जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको बाय ऑप्शन से बनाना है। अब बाय ऑप्शन से क्यों बनाना है ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्षेत्रफल अगर मान लेते कि यहाँ पर अगर दे दिया हुआ रहा था कि 150 दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई का अगर रेशियो दे दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करते कि 150 की तुलना 150 से करते थे। चूंकि लंबाई अगर रेशियो में दिया हुआ रहता है या किसी भी प्रकार से दिया रहेगा, तो हो सकता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शन को रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 150 से क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करेंगे और जो निकालना रहता है उसको गुना करते हैं। तो ये देखिए सभी कंडीशन में आपको सभी प्रकार से ढलना होगा, जो कंपटीशन है यहाँ पर क्या होता है आपको फास्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर उस प्रकार से बनाते हो तो काफी लंबा प्रोसेस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एल प्लस बी करके दिया हुआ है और यहाँ एल इंटू बी करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको सबसे पहले एल बी का मान निकालना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करें उसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से चलेंगे, यानी कि ऐसा इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तो 150 होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 25 होना चाहिए। तो बाय ऑप्शन से हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन ए को सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 और 10 और लंबाई जो होगा ये पहले दिया रहता है, उसकी लंबाई क्या होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए। लंबाई मान लेते हैं कि आपका 15 है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 10 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं। 15 गुना 10 करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 रख देते और यहाँ पर 10 रख देते तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका फॉलो कर रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करके हम लोग चेक करते हैं। ऐड करेंगे तो 15 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 10, तो 15 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। चूंकि यहाँ पर जिस फॉर्म में आपको एल प्लस बी दिया हुआ है इसी फॉर्म में सेट करना, तो यहाँ पर देखिए 25 पूर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि बाय ऑप्शन भी लगाना चाहिए, ताकि आपका जो ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ये बन जाए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरे को चेक करेंगे तो इतना नहीं पूरा, जैसे कि 50 और 3 को आप ऐड करते हो तो ये देखिए कितना हो जाता है, 53 हो जाता है। 30 और 5 को ऐड करते हो तो 35 हो जाता है। 7 और 2 को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 नहीं पूरा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ 192 वर्ग सेंटीमीटर। घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है कि जैसे कि मान लेते कि कोई वर्ग रहता है और वर्ग का अगर हम लोग को एक भुजा निकालना रहेगा, सॉरी अगर विकर्ण निकालना रहेगा, क्योंकि देखिए वर्ग का जो विकर्ण होगा वो घन का क्या होगा कि एक भुजा होगा, ठीक है। जो वर्ग का आपका एक जो विकर्ण होगा ये क्या होगा, घन का एक भुजा होगा। तो वर्ग का अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक भुजा अगर सॉरी विकर्ण निकाल लेते हैं तो घन का हमें भुजा पता चल जाएगा। और घन का जब भुजा पता चल जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कि तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि उसकी एक भुजा क्या होगा सेंटीमीटर में, तो ये यहाँ पर आपका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि घन का विकर्ण निकालते हैं। तो घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो घन का विकर्ण निकालने का ये फॉर्मूला है आपका कि अंडर रूट 100 यहाँ पर आपका 92 हो जाएगा। और 192 का यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसका 192 को अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका 8√3 आता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ये है कि √3 गुना भुजा हो जाता है आपका, ठीक है। क्या हो जाता है, √3 गुना भुजा
भुजा हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए घन की भुजा निकालना है आपका, ठीक है। तो घन का भुजा आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 8√3 क्या आया, तो ये आपका विकर्ण आया, किसका विकर्ण, तो ये वर्ग का विकर्ण आया है, जो कि आपका घन का भी क्या है, तो ये एक भुजा है। तो ये कितना आया था, 8√3 आपका आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 8√3, ये क्या है, तो एक प्रकार का भुजा है, किसका भुजा है, तो ये आपका घन का भुजा है, और वर्ग का क्या है, तो ये विकर्ण है। तो यहाँ पर अब क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि घन की भुजा क्या होगा। तो घन की भुजा निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये निकला हुआ है, सॉरी ये जो निकला हुआ आपका ये विकर्ण है, किसका विकर्ण है, तो ये आपके वर्ग का विकर्ण है। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका √3 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना निकला हुआ है, तो ये 8√3 आया हुआ, तो 8√3 करेंगे, ये वाला जो 3 है, ये √3 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आपका नीचे आ जाएगा, बराबर ए बचेगा जिसको कि हम लोग भुजा माने। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर आपका कितना बच जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 क्या है, तो घन की भुजा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ करेक्ट और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है P + Q बराबर 2 × P - Q, यदि Q बराबर 10 दिया हुआ हो, अगर 10 हो तो P का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही औचर पद यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो 2 को यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक में आपको यहाँ पर मान दे दिया हुआ है Q का, तो दूसरा आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P, चलिए कर देते हैं यहाँ पर आपको P, और उसके बाद Q का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, उसके बाद बराबर करते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × P का मान यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ, Q का कितना दिया हुआ था, 10 दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा गुना करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 10 को चलिए मान लेते हैं इधर लेके हम चल जाते हैं, और 2 को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -P बराबर कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, यानी P बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए घन का जो विकर्ण होता है यही इसका क्या होता है, भुजा होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो आपको 6 × और 1 यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया, तो 1 का यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आपको आयतन पूछा जाता है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि एक भुजा के दे करके आयतन पूछा जाता है, तो सीधा करना L × B × यहाँ पर आपको H कर देना, ये आपका यहाँ पर आयतन निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सॉरी ये देखिए आयतन, देखिए ये किस में होता है, इसमें आपका L × B × H नहीं होता है, L × B × H आपका घनाभ में होता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका सीधा AQ हो जाता है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 6 × A² हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर घनाभ में अगर पूछा जाता है तो इसमें आपका हो जाता है L × B × यहाँ पर अगर आपका H हो जाता है। अगर घनाभ में पूछा जाता है आयतन, तो अगर घनाभ में अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2 × L B हो जाएगा प्लस BH प्लस HL हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, इन सभी फॉर्मूला को इससे रिलेट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है 11 नंबर में, शब्द कोपाकुल का कुल अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कोपाकुल का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इसका अर्थ जो होता है ये होता है क्रोध से बेचैन होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न है, डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा 12 नंबर में, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपका राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 13 नंबर में, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 14 नंबर में, 14 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि अवेन्यूज है ये किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि अवेन्यूज है ये किसकी रचना है, तो याद रखिए कि ये अशोक वाजपेयी के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है शोक किस रस का अस्थायी भाव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए शोक किस रस का अस्थायी भाव है, तो यह आपके करुण का अस्थायी भाव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है प्रकाश तरंगे होती है, तो बताइए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि प्रकाश तरंगे जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, तो याद रखिए कि मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ये मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्रकाश की चाल कितना होता है, तो याद रखिए कि 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड जो होता है ये प्रकाश की चाल होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश जो है ये निर्वात में गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 17 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिखे दिया हुआ बिंब के समान साइज का होना, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अगर फेस देखते हैं समतल दर्पण में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जितना बड़ा व्यक्ति रहेगा उतना बड़ा ही उधर से दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको गलत छाटना है, कौन सा गलत है इसको हम लोग यहाँ पर छाटेंगे। तो यहाँ पर देखिए काल्पनिक होता है, तो ये आपका यहाँ पर काल्पनिक रियलिटी है कि काल्पनिक बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में सी में देखिए क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए समतल दर्पण के उतना ही दर्पण यानी क्या होता है कि पीछे बनता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के आगे होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि समतल दर्पण में देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण में जितना हम लोग पीछे हटते हैं उतना प्रतिबिंब पीछे बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी की वस्तु को सामने होती है। तो देखिए वस्तु जब सामने होता है तो दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब भी क्या होता है कि ये सामने बनने लगता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था आपका कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता, समतल दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु को पीछे रखा जाता है। ठीक है, जितना वस्तु को पीछे रखें उतना समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब भी पीछे हट जाता है। तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि समतल दर्पण में जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं उतना ही क्या होता है कि प्रतिबिंब भी हम लोग के सामने आता जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी को मानना है। क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ये क्या होता है कि वास्तविक नहीं बनता, ये काल्पनिक बनता है। क्योंकि हम लोग का जो लेफ्ट साइड रहता है वो उसमें क्या होता है कि समतल दर्पण में राइट में दिखता है और जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में दिखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 नंबर में, एक तरंग की आवृत्ति एक आवर्तकाल का गुणनफल होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताया कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये एक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आवृत्ति के बारे में पूछा जाता है कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है। याद रखिए कि आवृत्ति का यूनिट पूछेगा तो HZ यानी हर्ज होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले कि तरंग के बारे में, तो तरंग के बारे में याद रखना कि इसका होता है मीटर इनवर्स जो पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, तो इसको देखिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका 1 आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना हो सकता है जैसे कि फिर इसका अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसमें हम फुल एक्सप्लेनेंस आपको कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है इसको यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना 1 होता है, क्योंकि इसके लिए काफी लंबा फॉर्मूला को सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के ये आपको 1 आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, इसको यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है घर्षण गुणांक म्यू क्या होता है, तो म्यू इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको बताना कि म्यू का सदा मान जो होता है ये कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। घर्षण गुणांक में म्यू का मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। याद रखिए कि म्यू का जो मान होता है ये हमेशा 1 से कम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बुक में जो दिया हुआ आपको मिलेगा ये शून्य मिलेगा, जो कि गलत है। देखिए वृत्तीय पथ में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु अगर समान चाल से भी गतिमान रहता है तो उसमें आपका त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा कंडीशन सिर्फ वृत्तीय गति में होता है। मान लीजिए कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन में अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसमें अगर वेग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। अगर समान चाल है तो अगर एक समान चाल से कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के अगर वाहन को अगर ड्राइव कर रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वृत्तीय गति में क्या होता है कि अगर वेग अगर समान भी है तो भी क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ है इसका दे दिया है 1 ए आंसर दिया हुआ है बुक में, जो कि आपका गलत है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय से गतिमान रहता है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो याद रखिए कि v² r होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, सॉरी बी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए समय संतुलित रहती है। तो बताया कि एक साइकिल मोड़ पर जब गति करते समय संतुलित रहता है। तो बताया कि कौन सा इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन से कंडीशन को यहाँ पर फॉलो करता है, क्या इसमें संतुलित रहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि कोरियोलिसिस जो त्वरण होता है ये क्या रहता है कि ये संतुलित रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कोरियोलिसिस जो होता है इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे कि एक साइकिल कोई अगर यदि
ये क्या होता है कि अगर वृत्तीय पथ पर यानी गति के मोड़ पर अगर यदि ये क्या करता है कि ये मूव करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कोरियोलिसिस जो त्वरण होता है, यानी कोरियोलिसिस त्वरण ये क्या होता है कि संतुलित रहता है, ये क्या होता है कि एक समान से उत्पन्न होते रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर वृत्तीय पथ पर अगर घूमता है तो वहाँ पर किस प्रकार का बल कार्य करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अगर किसी टर्न पर अगर टर्न करता है तो वहाँ पर कौन सा बल लगता है, तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल लगता है। और अभिकेंद्र बल क्या होता है कि ये केंद्र के भीतर लगता है। जैसे कि मौत कुआं में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो वहाँ पर केंद्र की ओर बल लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगर दूध को अगर मंथन करके क्रीम निकाला जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार के फोर्स लगता है, तो वहाँ पर अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल क्या होता है कि सेंटर के बाहर लगता है, और अभिकेंद्र बल क्या होता है कि सेंटर के भीतर लगता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसमें क्या होता है कि अपकेंद्र बल भी दिया रहता है ऑप्शन में और अभिकेंद्र भी दिया रहता है। तो याद रखना कि अभिकेंद्र केंद्र के भीतर लगता है और अपकेंद्र क्या होता है कि केंद्र के बाहर लगता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है बल आघूर्ण पैमाना है, तो बताइए कि बल आघूर्ण जो है ये किस प्रकार का पैमाना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए पिंडों को घुमाने की जो क्षमता होती है इसको हम लोग बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई पिंड अपने केंद्र के परितः घूर्णन करती है, परितः मतलब यानी इस पर अगर घूर्णन करती है तो ये घूर्णन जो करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, जो बल को घुराने की क्षमता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है एक युग्म बना होता है, तो बताइए कि एक युग्म जो होता है ये किसका बना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए युग्म का निर्माण क्या होता है, युग्म देखिए किसी भी कंडीशन पर निर्माण हो सकता है। मान लेते कि कोई अगर ड्राइवर है, अगर ये स्टेयरिंग को अगर घुमाता है तो यहाँ पर देखिए बल क्या होता है कि जैसे कि स्टेयरिंग में क्या होता है कि एक आप यहाँ पर एक हैंड को यहाँ पर रखते हैं, दूसरे हैंड को यहाँ पर रखते हैं, तो एक यहाँ पर आपका फोर्स कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका F1 कार्य करता है और यहाँ पर आपका F2 कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि F1 बराबर आपका F2 जो होता है ये आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, जिसको कि हम लोग एक युग्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समान परिणाम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों साइड फोर्स जो लगता है ये समान लगता है, और जब समान फोर्स लगता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान परिणाम कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि दो भिन्न समांतर बलों का जो है, दो भिन्न समांतर बलों का होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि डिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि दूरी होता है, इसमें क्या होता है कि समांतर बलों का होना, और दो समान क्या होना चाहिए कि परिणाम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे वह देश के बाहर या भीतर जो है उत्पादन किया गया। तो ये बताइए कि किस प्रकार का कहलाता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर यदि हम लोग ह्रास को हरा देते हैं, यानी ह्रास जो होता है पूंजी का, उसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये कुल आपका क्या बच जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बच जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय जो है इस पर जो रिपोर्ट जारी करने का कार्य करती है, यानी रिपोर्ट देती है गवर्नमेंट को, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना। तो याद रखिए कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कि प्रति व्यक्ति के आय को और राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना है ये कब किया गया था, ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है ये 1951 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया है। इसके अगर हम लोग यहाँ पर मुख्यालय की बात करें तो याद रखिए कि न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय, किसका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो याद रखिएगा कि प्रथम जो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर। तो याद रखिए 1868 में प्रथम जो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया गया था, प्रथम के बारे में याद रखना 1868 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इतनी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या दिया हुआ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का
सामान्य अर्थ क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसी को कई नाम से पूछा जाता है आपको कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है ये कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र वाले लोगों को क्या होता है किसी खास समय में काम मिल पाता है, जिसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है ये चीज आपको यहाँ पर बताना। तो याद रखिए कि श्रमिक सीमांत उत्पादकता जो है ये शून्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के सामान्य अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होता है ये काफी शून्य होता है, नहीं के बराबर होता है, जिसको हम लोग छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर रही है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पता है कि अप्रत्यक्ष कर, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी कर को अगर जीएसटी के द्वारा वसूली किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं लिया जाता, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि अप्रत्यक्ष कर रही है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताएं। तो अप्रत्यक्ष की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें देखिए निगम कर दिया हुआ है, उसके बाद संपत्ति कर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको आयकर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको प्रत्यक्ष दिया हुआ है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होना, सॉरी यहाँ पर क्या दिया अप्रत्यक्ष कौन सा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रत्यक्ष होना चाहिए था, क्योंकि सीमा शुल्क जो होता है ये क्या होता है कि डायरेक्ट लिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष आप लोग इग्नोर कीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कौन सा इसमें है ये आपको यहाँ पर बताना। तो याद रखिए कि सीमा शुल्क जो है ये प्रत्यक्ष कर है, चूंकि ये डायरेक्ट ले लिया जाता है, ये जीएसटी के थ्रू वसूली नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे, यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं हो, ऑप्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर पता चला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 28 नंबर में बैंकों की अपनी तरल संपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता, यह अनुपात क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका संविधिक तरल निधि अनुपात कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 मूल उद्योगों सूचांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पता है कि भारत में क्या है कि 8 जो है मूल उद्योग सूचकांक है, यानी इंडस्ट्री है भारत गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है किसको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा आपका इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपका पेट्रोलियम है, विद्युत है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस्पात है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा सीमेंट है, उर्वरक है, सीमेंट है, उसके बाद उर्वरक है आपका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो उर्वरक के बाद देखिए सॉरी उद्योग है, इसके अलावा आपका उर्वरक उद्योग है, उसके बाद आपका कोयला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक जो क्षेत्र में प्राथमिकता जो दिया गया है 1 नंबर पर सबसे ज्यादा किसको दिया गया ये चीज आपको यहाँ पर बताना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 7 मूल उद्योग के सूचकांक में जो सबसे ज्यादा जो यानी महत्व जो दिया गया ये विद्युत को दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में माउंट बेटन योजना क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए माउंट बेटन योजना जो है ये क्या है। तो ये आपको याद रखना कि भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। माउंट बेटन यानी कि ये जो स्थापना जो किया गया था माउंट बेटन योजना का ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ये कब किया गया था। याद रखिए कि ये 3 जून को किया गया था। कब 3 जून को 1947 को ये माउंट बेटन योजना का जो है माउंट बेटन योजना को स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। और इसका जो योजना ये क्या है तो याद रखिए कि भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।